हेलो दोस्तों, आप सबको शुभ संध्या। आज हम वर्ष 2014 का जो नेट जेआरएफ का परीक्षा हुआ था, उसकी क्वेश्चन पेपर आंसर का जो है उसको लेकर के उपस्थित हूँ। तो देखिए कितने महत्वपूर्ण प्रश्न भारतीय इतिहास से संबंधित जो परीक्षाओं में आपके पूछे जा चुके हैं। तो प्रिय दोस्तों, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद चैनल को लाइक भी करें तथा अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करें, ताकि जितनी भी वीडियो यहाँ से डाले जाएं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो समय बर्बाद न करते हुए आइए इतिहास का वह द्वितीय प्रश्न पत्र जो वर्ष 2014 में परीक्षा हुआ था, तो इसका हम जो 50 प्रश्न है वो 50 प्रश्न हम देखते हैं। बहुत ध्यान पूर्वक देखें। इस प्रश्न पत्र में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य है। ये कहता है, प्रश्न नंबर 1 शुरू करते हैं। इसमें सूची 1 और 2 दिया है, उसको सुमेलित करना है और नीचे जो कूट दिए हैं उसी कूट में से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो सूची फर्स्ट देखिए, जाली प्रकार की उत्खनन पद्धति, अस्तर विन्यास का सिद्धांत, रेडियोकार्बन तिथि क्रम पद्धति और त्रिआयामी मापन पद्धति। दूसरी तरफ दिया है पिट्स रिवर्स, REM व्हीलर, थॉमस जेफरसन, FW लीवी। नीचे ध्यानपूर्वक देखें, आपको कूट दिख रहा होगा और कूट में 4 विकल्प हैं। पहला है ए का सेकंड, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। ये पहला विकल्प है। और दूसरा बी, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट। सी ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का फोर्थ और डी ए का और बी का फोर्थ, सी का थर्ड और डी का फर्स्ट। तो इसका जो सही विकल्प होगा वह बी विकल्प होगा, ए का द्वितीय होगा। जाली प्रकार की उत्खनन पद्धति जो है REM व्हीलर का है। जाली प्रकार की उत्खनन पद्धति REM व्हीलर का है। और अस्तर विन्यास का जो सिद्धांत है, अस्तर विन्यास का जो सिद्धांत है वह थॉमस जेफरसन का है। और रेडियो कार्बन तिथि पद्धति जो है वह FW लीवी का है। और त्रिआयामी मापन जो पद्धति है, त्रिआयामी मापन पद्धति जो है वह पिंट रिवर्स का है। तो ये जो बी विकल्प देख रहे हैं, ये ए का दूसरा होगा, बी का तीसरा होगा, सी का चौथा होगा, डी का पहला। जो सबसे नीचे है त्रिआयामी मापन पद्धति पिट रिवर्स का है। ये त्रिआयामी पिट रिवर्स का है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न दूसरा है, प्रश्न दूसरा देखिए,
किस क्षेत्र के उत्खनन से पता चला है कि वहां नवपाषाण कालीन मानव जमीन में गड्ढा खोदकर रहता था? वह क्षेत्र कौन सा है जहां से ये पता चल गया है कि जो नवपाषाण कालीन मानव था वह जमीन में गड्ढा खोदकर रहता था? जमीन में गड्ढा खोदकर रहता था, वह स्थान कौन सा है? तो स्थान है सी, कश्मीर। कश्मीर में जो नवपाषाण कालीन मानव थे वे जमीन के अंदर गड्ढा बना करके, जिस तरह से जंगली कुछ जानवर होते हैं जमीन के अंदर गड्ढा बना करके वहां निवास करते हैं, उसी तरह से जो नवपाषाण कालीन मानव था वह भी जमीन के अंदर गड्ढा बना करके रहता था। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है, सूची फर्स्ट, हड़प्पी पुरास्थल से प्राप्त सामग्री को सूची सेकंड संभावित स्रोत से सुमेलित करना है और दिया हुआ कूट जो है उसी कूट में से सही उत्तर का चुनाव करना है। एक तरफ देखिए सूची फर्स्ट में दिया है तांबा, शंख, लाजवर्त, सोना, ये सभी धातुएं हैं। तांबा धातु है, लाजवर्त भी धातु है, लाजवर्त पत्थर है, सोना भी धातु है। और दूसरी तरफ सूची जो सेकंड है उसमें संभावित स्रोत हैं, तो दक्कन है, राजस्थान है, कच्छ है, अफगानिस्तान है। देखिए दोनों तरफ, एक तरफ सूची फर्स्ट है, दूसरी तरफ सूची सेकंड है, तो इसका सही विकल्प आपको चुनाव करना है। तो ये जो दिया है सूची फर्स्ट में, जो सबसे लास्ट में है देखें, सोना, और उसके ऊपर लाजवर्त, उसके ऊपर शंख, फिर सबसे ऊपर तांबा। तो आइए सबसे ऊपर से देखते हैं, जो तांबा है ए वाला, उसका स्थान जो होगा वो राजस्थान होगा। इसका जो संभावित स्रोत है वो राजस्थान है। फिर दूसरा है शंख। शंख जो है ये संभावित जो स्रोत है, राजस्थान के नीचे जो लिखा हुआ है कच्छ, शंख का कच्छ है, तांबे का राजस्थान है। तीसरा है लाजवर्त। लाजवर्त का जो है ये अफगानिस्तान होगा, लाजवर्त का अफगानिस्तान होगा। और जो सबसे लास्ट में सोना, सोना जो है बचा हुआ दक्कन, सोना जो है ये संभावित जो स्रोत हैं दक्कन। तो इसका जो विकल्प होगा डी, ये सही विकल्प होगा। ए का सेकंड होगा, बी का थर्ड होगा, सी का फोर्थ होगा, डी का फर्स्ट होगा। इसका डी विकल्प सही विकल्प होगा कूट का। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, युद्ध के निम्नलिखित शस्त्रों में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में अप्राप्य है? प्रश्न एक बार फिर से देखें, चौथा प्रश्न कह रहा है, युद्ध के निम्नलिखित शस्त्रों में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में अप्राप्य है? हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में मिला नहीं है। इसका मतलब ये, युद्ध के ऐसे निम्नलिखित शस्त्रों में कौन ऐसा है जो हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में नहीं मिला है? ऐसा कौन सा शस्त्र है? वो धनुष और तीर है, कि तलवार है, कि ढाल है, कि शिरस्त्राण है? तो जो चौथा
प्रश्न है, इसको एक बार फिर से देखें। युद्ध के निम्नलिखित शस्त्रों में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में अप्राप्य है, नहीं मिला है? तो इसका जो चौथा विकल्प होगा, फोर्थ, शिरत्राण, यह इसका सही विकल्प होगा। इसका सही उत्तर होगा शिरत्राण। आगे और सेकंड होगा इसका तलवार, ये भी प्राप्त हुआ है। और ढाल भी है, शिरत्राण भी है। तो अप्राप्य में यही 3 स्थान होंगे, तलवार, ढाल और शिरत्राण। इसका बी विकल्प सही विकल्प है। आइए बढ़ते हैं 5वां प्रश्न। सूची फर्स्ट और सेकंड दोनों तरफ दिया है, एक तरफ दिया है सुमेलित करना है कूट में। सूची फर्स्ट में श्राउत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, सुलभ सूत्र, यज्ञ वेदी की मापना, बलि संबंधी नियम, घरेलू अधिकार, धर्म तथा विधि। ये 6वां जो प्रश्न है, इसमें जो कूट दिया है, इस कूट में से आपको कौन सा सुमेल सही है ये चॉइस करना है। तो जो स्रोत सूत्र है, जो स्रोत सूत्र है, यह बल संबंधी नियम इसमें है। याद रखें, जो स्रोत सूत्र है उसमें बल संबंधी नियम है। ए का सेकंड होगा। और गृह सूत्र जो है, ये स्पष्ट है एकदम, गृह घर से संबंधित सूत्र है। तो गृह सूत्र जो है घरेलू अधिकार से संबंधित है। गृह सूत्र घरेलू अधिकार से संबंधित है। फिर धर्म सूत्र जो है वह धर्म अथवा विधि से संबंधित है। और जो सुलभ सूत्र है वह यज्ञ वेदी को मापना। इसका जो ए विकल्प है वो सही विकल्प होगा। स्रोत सूत्र का बल संबंधी, गृह सूत्र का घरेलू, धर्म सूत्र का धर्म अथवा विधि, सुलभ सूत्र का यज्ञ वेदी, अर्थात इसका जो पहला विकल्प है वह सही विकल्प होगा। आइए बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न, हिंदी वाला देखें आप। हाँ, 7वां प्रश्न देखें, सूची फर्स्ट और सेकंड, इसको भी सुमेलित करना है। एक तरफ सूची फर्स्ट में दिया है सूर्य सिद्धांत, उद्गल, होराशास्त्र, एतियायन मृदभांड। दूसरी तरफ रोम, यूनानी, आर्यभट्ट और जैन। इसमें से आपको सही कोट का चुनाव करना है। तो जो सूर्य सिद्धांत है, यह सूर्य सिद्धांत दिया हुआ है आर्यभट्ट का। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट का है। उद्गल वह जैनियों का है। होराशास्त्र वह यूनानी, और एतायन मृदभांड ये रोम का है। अर्थात जो आपका ए विकल्प है वह सही विकल्प है। ए विकल्प इसका सही विकल्प है। प्रश्न नंबर 8, सूची फर्स्ट, उसमें अधिकारियों के नाम दिए हैं। और सूची सेकंड जो है विभाग से संबंधित है, इसको सुमेल करना है। और फिर नीचे दिए हुए कूट हैं, कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। 8वां प्रश्न देखें ध्यानपूर्वक।
8वां प्रश्न, सोचिए जो अधिकारियों के नाम दिए हैं और दूसरी तरफ विभागों के नाम, अधिकारी और उनके संबंधित विभागों के नाम दिए हैं, उसमें आपको सही सुमेलित करना है। ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर है ये 8वां। अधिकारियों के नाम दिए हैं लक्षणाध्यक्ष, सीताध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष, पांड्याध्यक्ष। तो इसका सही सुमेलित करना है। लक्षणाध्यक्ष ये क्या था? लक्षणाध्यक्ष जो था टकसाल विभाग का अध्यक्ष होता था। ए का जो है पहला सही होगा। लक्षणाध्यक्ष, देखिए दोस्तों, जो लक्षणाध्यक्ष ए में है, लक्षणाध्यक्ष यह जो है टकसाल विभाग का अध्यक्ष होता था। फिर दूसरा है सीताध्यक्ष। सीताध्यक्ष जो है ये होता था कृषि विभाग का अध्यक्ष। सीताध्यक्ष कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। फिर सी है पौतवाध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष जो है वह होता था माप तौल विभाग का। पौतवाध्यक्ष माप तौल विभाग का अध्यक्ष होता था। और पांड्याध्यक्ष वह टकसाल विभाग का अध्यक्ष होता था। इसलिए इसका जो विकल्प है वह बी विकल्प होगा। एक बार फिर से देख लें, जो ए है लक्षणाध्यक्ष, ए का पहला सही होगा, टकसाल विभाग का अध्यक्ष। बी सीताध्यक्ष, इसका थर्ड होगा कृषि विभाग का अध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष वह होगा माप तौल का। और पांड्याध्यक्ष यह होगा वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष। सेकंड, इसका बी विकल्प सही सुमेलित है। हाँ प्रिय दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, अवश्य ही कर लें। नेट जेआरएफ का यह महत्वपूर्ण वीडियो जो वर्ष 2014 में हुआ था, उसका यह पेपर और इतिहास से संबंधित ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत चुन करके प्रश्न इसमें दिया हुआ है। अवश्य इसको आप देखें कि इसका लेवल कितना है। अपने दोस्तों को भी से शेयर करते रहें। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, मौर्य काल से संबंधित, मौर्यन डायनेस्टी से देखें। अशोक ने अपने किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया है? प्रश्न एक बार फिर, अशोक ने अपने किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया है? जौगढ़ शिलालेख, धौली शिलालेख, रुम्मनदेही स्तंभ लेख, शाहबाजगढ़ी शिल्प, राजाज्ञा। तो कलिंग युद्ध का जो उल्लेख है वह किया गया है शाहबाजगढ़ी। 9वें का जो है डी विकल्प सही विकल्प होगा। शाहबाजगढ़ी शिल्प राजाज्ञा अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख अशोक ने किया है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित शासकों में कौन सा सातवाहन वंश का अंतिम शासक था? सातवाहन वंश का लास्ट शासक कौन था, ये प्रश्न है। पहला है सिरियज्ञ, दूसरा सिरी सातकर्णी, तीसरा पुलुमावी, फोर्थ, और चौथा विकल्प है शिवसिरी पुलमावी। तो सातवाहन वंश का अंतिम जो शासक था वह था पुलमावी फोर्थ। यही इसका सी विकल्प सही विकल्प होगा। प्रश्न नंबर 11 को देखें ध्यानपूर्वक। किस गणितज्ञ ने, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, किस गणितज्ञ ने सर्वप्रथम पाई के मूल्य की सही गणना की थी? पाई का मान
ऐसा कौन सा गणितज्ञ था जो कि पाई का मान ज्ञात किया था? तो आर्यभट्ट फर्स्ट, आर्यभट्ट सेकंड, वाराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त। तो ये आर्यभट्ट फर्स्ट था जो पाई का मान 22/7 या 3.14 की गणना किया था। इसका जो सही विकल्प है ये विकल्प सही विकल्प है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र पर चंद्रगुप्त फर्स्ट का शासन नहीं था? ऐसा कौन सा क्षेत्र था? ऐसा कौन सा क्षेत्र था जिस क्षेत्र पर चंद्रगुप्त फर्स्ट का शासन नहीं था? तो वह क्षेत्र था कौन? एक बार फिर प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखें। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र पर चंद्रगुप्त फर्स्ट का शासन नहीं था? नहीं था ये प्रश्न है, था नहीं था। प्रयाग, साकेत, वैशाली, मगध। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट का शासन केवल मात्र वैशाली पर शासन नहीं था। चंद्रगुप्त फर्स्ट का शासन, इसका सी विकल्प सही विकल्प होगा। प्रश्न नंबर 13। भारत में किसके शासन काल में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु संत थॉमस आया था? किसके शासन काल में? तो इसका सही विकल्प जो होगा वह बी विकल्प होगा। गोल्डो फर्निस ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आया था भारत में। तो बी विकल्प सही विकल्प होगा। प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित बौद्ध पुरास्थलों का सही कालक्रम क्या है? देखें, बहुत अच्छा प्रश्न। पहला है नालंदा, नागार्जुनीकोंड, अमरावती, सांची। नागार्जुनीकोंड, सांची, अमरावती, नालंदा। बौद्ध जो पूरा स्थल है उसको सही काल क्रम में लिखना है, उसको सीरियल करना है। नागार्जुनीकोंड, सांची, अमरावती, नालंदा, सांची, अमरावती, नागार्जुनीकोंड, नालंदा, सांची, नागार्जुनीकोंड, अमरावती, नालंदा। इसका जो विकल्प होगा सी, यह सांची पहला, दूसरा अमरावती, नागार्जुनीकोंड और नालंदा, ये सही विकल्प होगा। ये बौद्ध पुरास्थल सही काल के क्रम में है। सांची, अमरावती, फिर नागार्जुनीकोंड, फिर नालंदा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन सा अधिकारी मौर्य काल के प्रशासन में नहीं था? ऐसा कौन सा अधिकारी था जो मौर्य काल के प्रशासन में नहीं था? 15वां प्रश्न। प्रादेशिक, आप जानते ही हैं कि मौर्य कालीन अधिकारियों में था। राजुक, ये भी मौर्य काल के प्रशासनिक अधिकारियों में था। युक्त, ये भी था। लेकिन जो नायक था डी, ये प्रशासन में नहीं था। 15वें का डी विकल्प सही विकल्प होगा। इसका डी विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16। निम्न नीचे दो कथन दिए हैं, जिनमें एक अभिकथन है, दूसरा तर्क है। आर एक तरफ कथन है, दूसरा उसका तर्क है। भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना के साथ ही इतिहास लेखन कला बहुत ही दृढ़ता से स्थापित हो गई थी। और इसका तर्क है, सल्तनत काल में भारत में कागज उद्योग विकसित हुआ। तो ये कौन इसका सही है? ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है? नहीं। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की कहां व्याख्या कर रहा है? भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना के साथ ही इतिहास लेखन कला दृढ़ता से स्थापित हो गई थी और सल्तनत काल में भारत में कागज उद्योग विकसित हुआ।
ए आर की व्याख्या नहीं करता है, सही इसकी व्याख्या नहीं है। दूसरा, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बहुत अच्छा। प्रश्न नंबर बी, जो ऑब्जेक्ट बी है, इसका ये सही विकल्प होगा। ए और आर माने जो अभिकथन है और जो इसका दिया हुआ तर्क है, दोनों तो सही है, लेकिन दोस्तों जो आर है वह ए की सही व्याख्या नहीं करता। इसका बी विकल्प सही विकल्प होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, यह किसका कथन है कि दिल्ली के राजगीर एवं संगत रास समस्त मुसलमान जगत में पाए जाने वाले उन शिल्पकारों से अधिक उत्तम है? कौन कहा था? एक बार फिर आप प्रश्न देखें, यह कौन कहा था कि दिल्ली के राजगीर एवं संगत रास समस्त मुसलमान जगत में पाए जाने वाले शिल्पकारों में से अधिक उत्तम है? कौन कहा था? अमीर खुसरो, मिन्हाज उस सिराज, इब्न बतूता, इसामी। तो इसको जो कहने वाला था अमीर खुसरो, उन्हीं ने कहा था कि दिल्ली की राजगीर एवं संगत राज समस्त मुसलमान जगत में पाए जाने वाले उन शिल्पकारों से अधिक उत्तम है। इसका ए विकल्प सही विकल्प होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 18। सल्तनत काल में सेना की प्रशासनिक देखभाल कौन करता था? ये बहुत ही आसान प्रश्न है। जो सेनाएं थी सल्तनत काल में, उन सेनाओं का सही देखभाल कौन करता था? नायब था, वजीर था, काजी था, आरिज ए मामलिक था। प्रश्न नंबर 18 का जो ये सही विकल्प होगा, नायब तो नहीं था, वजीर भी नहीं था, काजी भी नहीं था, लेकिन प्रशासनिक देखभाल सेना की करने वाला सल्तनत काल में आरिज ए मामलिक था। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, देश में अधिकांशतः अच्छी कृषि जोत हैं एवं भूमि बहुत उपजाऊ है। देश में अधिकांशतः अच्छी कृषि जोत है एवं भूमि बहुत उपजाऊ है। सैन्य संख्या लगभग 11 लाख है। विजयनगर राज्य से संबंधित उपरोक्त कथन किसका है? कौन ऐसा कहा था कि देश के अधिकांश अच्छी कृषि जोत है, माने देश में अधिकांश जो भूमि है वह खेती के योग्य है और वहां की जो मिट्टी है वह बहुत ही उर्वरा से परिपूर्ण है, बहुत ही उपजाऊ है। सैन्य संख्या लगभग 11 लाख है। विजयनगर राज्य संबंधित उपरोक्त कथन किसका है? नूनिस का है, अब्दुल रज्जाक का है, निकोलो कोंटी का है, डी बारबोसा का है। तो ये कथन है अब्दुल रज्जाक का। अब्दुल रज्जाक ने ही कहा था कि देश की अधिकांश कृषि जोत है, भूमि यहाँ की उपजाऊ है और सैन्य संख्या लगभग 11 लाख है। तो ये सही विकल्प बी विकल्प सही विकल्प होगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसका यह मत है कि एक महिला एक शासक के रूप में अपने दायित्व का भलीभांति पूर्वक निर्वाह नहीं कर सकती, क्योंकि मूल रूप से उसमें बुद्धि संपन्नता की कमी है। उसमें बुद्धि संपन्नता की कमी है। कौन कहा था ऐसा? 20वां प्रश्न है। तो मिन्हाज उल सिराज, जियाउद्दीन बर्नी, इसामी, याहिया बिन अहमद। तो यह कहा था इसामी। इसामी ने कहा था कि एक महिला एक शासक के रूप में अपने दायित्व का भलीभांति पूर्वक निर्वाह नहीं कर सकती। उसने कहा था क्योंकि उसमें बुद्धि की संपन्नता नहीं होती, कम होती है, इसलिए यह कथन जो है इसामी का है। प्रश्न नंबर 21 है। प्रश्न नंबर 21 देखें, शेरशाह सूरी के बारे में विचार करना है। जो कहा हुआ है कथन है उस पर विचार करिए। शेरशाह ने अफगानिस्तान से लेकर उड़ीसा तक फैले हुए साम्राज्य की स्थापना की थी। प्रशासन में हिंदवी भाषा का प्रयोग करना शेरशाह के व्यवहारिक ज्ञान का द्योतक है।
उसमें कठोरता से कानून व व्यवस्था को लागू किया। उसने क्या किया? कठोरता से, बहुत ही कठोरता से कानून का और व्यवस्था को लागू किया। शेरशाह ने सोने के सिक्कों का चलन समाप्त कर दिया। नीचे कूट है, कथन है और कूट में से सही का चुनाव करना है। 21वां प्रश्न ध्यान पूर्वक देखें। तो ये जो दूसरा कथन है और तीसरा, प्रशासन में हिंदवी भाषा का प्रयोग करना शेरशाह के व्यवहारिक ज्ञान का द्योतक है और उसने कठोरता से कानून और व्यवस्था को लागू किया। ये दूसरा और तीसरा जो कथन है वह शेरशाह सूरी के बारे में कही हुई बात है। इसका बी विकल्प सही विकल्प होगा। 21वें प्रश्न का बी विकल्प दूसरा और तीसरा कथन ये सत्य कथन है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित को प्रश्न देखें ध्यानपूर्वक। निम्नलिखित को सही कालक्रम में रखकर कूट में दिए गए उत्तरों में से कौन सा सही उत्तर है, इसको चिन्हित करना है। खानवा का युद्ध, पालखेड़ का युद्ध, चौसा का युद्ध, धर्मत का युद्ध। बहुत ही अच्छा प्रश्न। 22वां प्रश्न देखें। जो खानवा का युद्ध है यह पहले लड़ा गया। खानवा के युद्ध के बाद जो लड़ा गया वो लड़ा गया कहां का युद्ध? चौसा का युद्ध। खानवा के युद्ध के बाद चौसा का युद्ध हुआ, फिर चौसा के युद्ध के बाद धर्मत का युद्ध हुआ। पहला खानवा का युद्ध होगा, फिर चौसा का युद्ध होगा, फिर धर्मत का युद्ध होगा, फिर पालखेड़ का युद्ध अंतिम युद्ध होगा। देखें फिर से आप एक बार, 4 युद्धों के नाम हैं और उसको सही कालक्रम में सजाना है। खानवा का युद्ध, पालखेड़ का युद्ध, चौसा का युद्ध, धर्मत का युद्ध। तो खानवा का युद्ध सबसे पहले लड़ा गया। खानवा की लड़ाई के तुरंत बाद लड़ा गया, जो लड़ा गया वो कहां का युद्ध था? वो था चौसा का युद्ध। चौसा के युद्ध के बाद धर्मत का युद्ध हुआ, फिर धर्मत के युद्ध के बाद पालखेड़ का लास्ट में युद्ध हुआ। इसका जो पहला कूट है वो सही कूट है, इसके सही कालक्रम में है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना अकबर के शासनकाल में नहीं की गई थी? प्रश्न एक बार फिर से, प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना अकबर के शासनकाल में नहीं की गई थी? ऐसा कौन सा ऐतिहासिक ग्रंथ है जो अकबर के शासनकाल में नहीं किया गया था? तारीख ए फरिश्ता, हुमायूं नामा तो अकबर के ही समय का है। तारीख ए शेरशाही ये भी है। तारीख तबकात ए अकबरी ये भी है अकबर के काल का। लेकिन तारीख ए फरिश्ता यह ग्रंथ जो ऐतिहासिक ग्रंथ है अकबर के शासनकाल से संबंधित नहीं रखता है, इसलिए ये विकल्प सही विकल्प होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। प्लीज दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि भारतीय इतिहास से संबंधित अति ही विशिष्ट वीडियो आपके सामने भेजा जाए। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने लिखा है कि नूरजहां के संबंधित एवं जानकारों को हर प्रकार के अनुग्रह से बढ़ावा दिया जाए? कौन कहा? मुत्तमिद खान, इनायत खान, ख्वाजा कामगार खान, अब्दुल हमीद लाहौरी। तो इसका सही विकल्प होगा मुत्तमिद खान। ये विकल्प इसका 24वें का सही विकल्प होगा। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मुगल कालीन भारत में अमीर वर्ग यूरोप की तरह एक विधि सम्मत वर्ग था। मुगल अमीरों को उच्च स्तरीय प्रशासन में शामिल नहीं किया गया था। ईरानी, तुरानी एवं शेख ज्यादा अमीरों के बीच सामाजिक विभेद लुप्त हो गया था। वह अमीर जिनके पूर्वज एक पीढ़ी से अधिक
मुगल शासकीय सेवा में रहे थे उन्हें खानजादा कहा गया? ये प्रश्न है। 25वां प्रश्न देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मुगल कालीन भारत में अमीर वर्ग यूरोप की तरह एक विधि सम्मत वर्ग था? नहीं, ये तो गलत है। मुगल अमीरों को उच्च स्तरीय प्रशासन में शामिल नहीं किया गया था? ये भी कथन गलत है। ईरानी तुरानी शेखजादा अमीरों के बीच सामाजिक विभेद लुप्त हो गया? ये भी गलत है। जो डी विकल्प है प्रश्न नंबर 25 का, वो सही विकल्प है। वह अमीर जिनके पूर्वज एक पीढ़ी से अधिक मुगल शासकीय सेवा में रहे थे उन्हें ही खानजादा कहा गया था। इसका डी विकल्प सही विकल्प होगा। प्रश्न नंबर 26, सूची फर्स्ट और सेकंड दिया है। पहला सूची दिया है फ्रैंको वर्नियर, टेवर्नियर, पेल्सार्ट और राल्फ फिच। फ्रैंको एक डच यात्री जो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। एक फ्रांसीसी यात्री जो व्यवसाय से जौहरी था, शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था। एक अंग्रेज यात्री जो अकबर के शासनकाल में भारत आया था। एक फ्रांसीसी चिकित्सक जो औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था और जिसकी यह मान्यता थी कि भारत में शासक की समस्त भूमि का स्वामी होता है। इसका जो कूट दिया है इसमें सही कूट का चुनाव करना है। एक बार फिर प्रश्न को देखें। फ्रैंको वर्नियर, टेवर्नियर, पेल्सार्ट, राल्फ फिच। इसका सही जो कूट होगा वह होगा ए का जो है फोर्थ होगा, ए का फोर्थ, बी का सेकेंड, सी का थर्ड, डी का फर्स्ट। जो डी राल्फ फिच है इसका पहला विकल्प सही विकल्प होगा। एक डच यात्री जो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था, राल्फ फिच। राल्फ फिच जो है, जो डी विकल्प आप देख पा रहे होंगे, वह इसका फर्स्ट होगा। एक डच यात्री जो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था, राल्फ फिच। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27 देखें। ये भी कूट से संबंधित प्रश्न। सूची फर्स्ट और सेकंड दोनों का मिलान करना है। इजारा, हासिल, गल्ला बख्शी, नाबूद। दूसरी तरफ दिया है भूमि लगान निर्धारण एवं एकत्रगण या मुगलों के अंतर्गत एक तरीका था। लगान को ठेके पर देने की प्रथा थी। वह क्षेत्र जहां फसल खराब हो गई हो, मुगलों के अंतर्गत भूमि लगान की वास्तविक वसूली। ये 27वां प्रश्न देखें। इसका सही जो विकल्प है, जो इजारा है, आप देख पा रहे हैं सूची फर्स्ट के नीचे जो इजारा है, पहला जो ए वाला, वह जो इजारा है इसमें वह लगान को ठेके पर देने की प्रथा थी। इजारा जो ए वाला देख रहे हैं इसका सेकंड होगा, लगान को ठेके पर देने की प्रथा थी इजारा। और हासिल, हासिल देख पा रहे हैं, ये हासिल जो था
मुगलों के अंतर्गत भूमि लगान की वास्तविक वसूली करता था। हासिल, हासिल प्राप्त करना, रिसीव करना। मुगलों के अंतर्गत भूमि लगान की वास्तविक वसूली करता था हासिल। अगला गल्ला बख्शी, यह इसका काम था भूमि लगान निर्धारण एवं एकत्रण का मुगलों के अंतर्गत एक तरीका था, गल्ला बख्शी। और नाबूद, जो नाबूद था वह क्षेत्र था जहां फसल खराब होती थी। तो डी का तीसरा होगा। नाबूद जो था वह क्षेत्र जहां फसल खराब हो गई हो उसको कहते थे। तो इसका बी विकल्प सही विकल्प होगा। ए का सेकेंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। प्रश्न नंबर 28, नीचे दो वक्तव्य हैं, एक को कथन ए और दूसरे को उसका कारण आर। कथन ए, सैन्य दृष्टि के संदर्भ में औरंगजेब का शासन अलंकृत नहीं था। तर्क है, वह मराठों को नियंत्रण में नहीं ला सका था। उपरोक्त दो वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 28वां प्रश्न देखें, कौन सही है? सैन्य दृष्टि के संदर्भ में औरंगजेब का शासन अलंकृत नहीं था, वह मराठों को नियंत्रण में नहीं ला सका था। 28वां प्रश्न है, इसका 28वें प्रश्न का सही उत्तर आपको चुनना है। देखें, जो कथन है सैन्य दृष्टि के संदर्भ में औरंगजेब का शासन अलंकृत नहीं था, ये जो कथन है इसका ये सही नहीं है। सैन्य दृष्टि के संदर्भ में औरंगजेब का शासन अलंकृत था। तो ये जो कथन है वह सही नहीं है। लेकिन जो तर्क है वह मराठों को नियंत्रण में नहीं ला सका था, ला सका था। हाँ, वह मराठों को नियंत्रण में नहीं ला सका था। इसका जो तर्क है इसका ये तर्क तो सही है, लेकिन जो कथन है वह असत्य है। तो इसका डी विकल्प सही विकल्प होगा। ये सही है किंतु आर, ये सही नहीं है किंतु आर सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है, मुगल केंद्रीकृत सत्ता की वास्तविकता एक बात है, वह अच्छी थी अथवा खराब थी, यह दूसरी बात है। ये कौन कहा था? 29वां प्रश्न। मुगल केंद्रीकृत सत्ता की वास्तविकता एक बात है, वह अच्छी थी अथवा बुरी थी, यह दूसरी बात है। यह कथन है जे.एफ. रिचर्ड्स का। इसका ए विकल्प सही विकल्प होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30। 30वां प्रश्न देखिए, ये भी दो सूची भी दिया है, सुमेलित करना है। शिवाजी के अंतर्गत केंद्रीय शासन के विभागों के नाम और विभाग के अध्यक्ष का जो पद था उसको सुमेलित करना है। 30वां प्रश्न, राजा परिवार और दरबारी मामलों से संबंधित विभाग, विदेशी मामलों से संबंधित विभाग, शाही पत्र व्यवहार संबंधी विभाग, वित्त विभाग, अमात्य, मंत्री, सुमंत, सचिव। इसमें कूट से संबंधित प्रश्न है। इसका सही विकल्प कौन सा होगा? प्रश्न एक बार फिर से, सूची फर्स्ट और सेकंड से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनाव करना है, सही उत्तर चुनना है। इसका जो सही उत्तर होगा सही उत्तर देखें ध्यानपूर्वक, जो राज परिवार एवं दरबारी मामलों से संबंधित विभाग होता था वह मंत्री कहलाता था। पहले ए का, सेकंड होगा मंत्री। ए का
सेकंड होगा मंत्री। फिर विदेशी मामलों से संबंधित जो विभाग था यह सुमंत कहलाता था। विदेशी मामलों से संबंधित विभाग सुमंत होता था और शाही पत्र व्यवहार संबंधी जो विभाग था वह सचिव कहलाता था और जो वित्त विभाग था वह अमात्य कहलाता था। वित्त विभाग अमात्य कहलाता था। इसका जो विकल्प होगा बी वो सही विकल्प होगा। पहले का सेकंड, बी का पहले का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31। नीचे दो कथन दिए गए हैं, उनमें से एक अभिकथन है, दूसरा उसका तर्क है। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मुगल साम्राज्य के तीव्र विघटन के लिए निर्बल, राजनीतिक एवं अयोग्य सेना नायक उत्तरदायी थे। इस काल के मुगल राजनीतिक अमीर अपने स्वार्थों की पूर्ति में व्यस्त रहते थे, उन्हें साम्राज्य की स्थिति में कोई रुचि नहीं थी। उपरोक्त दो कथनों के प्रसंग में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा इस कोट का 31वां जो प्रश्न है इसका सही विकल्प जो होगा, ये जो कथन है वो गलत है लेकिन आर इसका सही है। अर्थात 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मुगल साम्राज्य के तीव्र विघटन के लिए निर्बल, राजनीतिक एवं अयोग्य सेनानायक उत्तरदायी थे। तो 31वां का जो प्रश्न है वो उसका डी विकल्प सही होगा। इसका जो कथन है वह गलत है लेकिन इसका जो तर्क है कि इस काल के मुगल राजनीतिक अमीर अपने स्वार्थों की पूर्ति में व्यस्त रहते थे और साम्राज्य की नियति में कोई रुचि नहीं थी, इसका जो तर्क है वो सही तर्क है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर अगला जो प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न 32वां। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय पूंजीपतियों के हाथ में मात्र कौन सा प्रमुख उद्योग था? केवल प्रमुख उद्योग 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कौन था कि पूंजीपतियों के हाथ में मात्र कौन सा उद्योग उनके हाथों में था? 32वां प्रश्न देखें। कपास से निर्मित कपड़ा उद्योग। बहुत अच्छा प्रश्न। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में या 19वीं शताब्दी के बाद में भारतीय पूंजीवादियों के हाथ में मात्र एक केवल प्रमुख उद्योग था, कपास से निर्मित कपड़ा उद्योग। और न तो उनके पास पूंजीवादियों के पास पटसन उद्योग था, न तो लोहा और स्टील उद्योग था, और उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो गलत है। ए विकल्प सही विकल्प है। कपास से निर्मित जो कपड़ा उद्योग था वही 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय पूंजीवादियों के हाथ में प्रमुख उद्योग था। ए विकल्प सही विकल्प है। प्रश्न नंबर 33 है। महाराष्ट्र के एक युवा जिसने पंजाब के क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया था। देखें बहुत अच्छा प्रश्न। महाराष्ट्र के केवल वह युवा जिन्हें पंजाब क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया था वे थे राजगुरु। राजगुरु महाराष्ट्र के एक ऐसे युवा थे जिन्होंने पंजाब के क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया था। तो याद रखिएगा राजगुरु महाराष्ट्र के एक प्रमुख युवा थे। प्रश्न नंबर 34 है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि राजनीतिक डकैतियों का लक्ष्य सरकारी धन को प्राप्त करना है? किसका कथन है ये? प्रश्न नंबर 34 देखें। किसका कथन है? कौन कहा था कि राजनीतिक डकैतियों का लक्ष्य सरकारी धन को प्राप्त करना है? केवल मात्र सरकारी धन को प्राप्त करना राजनीतिक डकैतियों का लक्ष्य बताया
वे थे राम प्रसाद बिस्मिल। जो ए विकल्प है वो सही है 34वें का। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि राजनीतिक डकैतियों का लक्ष्य सरकारी धन को प्राप्त करना है। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध करना है और दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनाव करना है। मिंटो, जॉनस्वेट, कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स। तो सही कालक्रम है पहला का एकदम लास्ट वाला देखें, वारेन हेस्टिंग्स, ये नंबर 1 पर रहेंगे। वारेन हेस्टिंग्स के बाद कॉर्नवालिस, फिर जॉन सोर, फिर मिंटो। केवल आप नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे कर दीजिए। वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, जॉन सोर, मिंटो। मिंटो एकदम लास्ट में थे और सबसे फर्स्ट में वारेन हेस्टिंग्स थे। तो इनका जो विकल्प होगा डी, लास्ट विकल्प, ये सही विकल्प होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 है, पूर्वी ज्ञान यूरोपीय ज्ञान से घटिया है। कौन टिप्पणी किया है ये? 36वां प्रश्न देखें। पूर्वी ज्ञान यूरोपीय ज्ञान से घटिया है। जो यूरोपीय ज्ञान है उससे पूर्वी ज्ञान की तुलना की गई है। और कौन था वो जो तुलना किया था और कहा था कि पूर्वी ज्ञान यूरोपीय ज्ञान से घटिया किस्म का है? ये टिप्पणी थी किसकी? ये प्रश्न है आपका। तो चार्ल्स वुड का है कि विलियम कैरे का है कि लॉर्ड मैकाले का है कि विलियम हंटर का है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। पूर्वी ज्ञान यूरोपीय ज्ञान से घटिया है, ये कहा था लॉर्ड मैकाले ने। इसका सी विकल्प सही विकल्प होगा। प्रश्न नंबर 37, नव राष्ट्रवादी किन्हें कहा जाता था? नरम दल को, स्वराजवादी को, गर्म दल को, क्रांतिकारी को? तो नव राष्ट्रवादी कहा जाता था गर्म दल वालों को। सी इसका सही विकल्प होगा। प्रश्न नंबर 38 है, पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान किसने स्थापित किया था? लिटन, पिपन, कर्जन, मिंटो? इसका सही उत्तर होगा कृषि अनुसंधान संस्थान स्थापित किया था मिंटो ने, सॉरी कर्जन ने। कृषि अनुसंधान संस्थान कर्जन ने स्थापित किया था। फिर प्रश्न नंबर 29, कूट से संबंधित प्रश्न। एक तरफ आयोग और उसके अध्यक्ष हैं अकाल आयोग 1899, रेलवे आयोग 1901, सिंचाई आयोग 1901, विश्वविद्यालय आयोग 1902। थॉमस रॉबर्टसन, थॉमस रेले, एंथनी मैकडोनाल्ड, सर कॉलिन स्टॉक, मानफिक्र? इसका सही सुमेलित है ए का तीसरा होगा। अकाल आयोग जो 1899 ईस्वी में बना था, यह एंथनी मैकडोनाल्ड का था। अकाल आयोग 1899 में स्थापना जो हुई थी। अकाल आयोग 1899, एंथनी मैकडोनाल्ड। ए का तीसरा सही सुमेलित है। एक बार फिर प्रश्न को देखें। 39 प्रश्न है, अकाल आयोग 1899, रेलवे आयोग 1901, सिंचाई आयोग 1901, विश्वविद्यालय आयोग 1902। और कूट में जो दिया है वो दिया है
ए का थर्ड हुआ अकाल आयोग 1899, एंथनी मैकडोनाल्ड। रेलवे आयोग का गठन स्थापना हुआ था 1901, थॉमस रॉबर्टसन का था। सिंचाई आयोग सर कॉलिन स्टॉक मॉनफिक्र का था। विश्वविद्यालय आयोग 1902 में स्थापना आयोग बना था, और इसका होगा थॉमस रेले। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आगे। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न 40वां प्रश्न देखें। निम्नलिखित कवियों में किसने रूसी क्रांति 1917 के अभिनंदन में कविता लिखी थी? जब रूस की क्रांति हो रही थी उस समय ऐसा कौन सा कवि था जो क्रांति के स्वागत में कविता लिखी थी? सुब्रमण्य भारती, मोहम्मद इकबाल, सरोजिनी नायडू, रविन्द्रनाथ टैगोर। सुब्रमण्यम भारती 1917 की रूसी क्रांति के अभिनंदन में कविता लिखी थी। इसका ए विकल्प सही विकल्प होगा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 41, ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किस साल हुई थी? ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना, दोस्तों इसका उत्तर अभी नहीं मिल पाया है। बढ़ते हैं 42वां प्रश्न, मेरा प्रत्येक लघुत्तम कार्यकलाप उस द्वारा निर्देशित होता है जिसे मैं धर्म समझता हूं। ये कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का है, वीडी सावरकर का है, कि महात्मा गांधी का है, कि सुभाष चंद्र बोस का है? 42वां प्रश्न है, इसका सही विकल्प है महात्मा गांधी। मेरा प्रत्येक लघुत्तम कार्यकलाप उस द्वारा निर्देशित होता है जिसे मैं धर्म समझता हूं, ये कथन है महात्मा गांधी का। प्रश्न नंबर 43 देखें। 1927 में अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस का प्रारंभ किस लक्ष्य को लेकर हुआ था? 43वां प्रश्न देखें। 1927 में जो अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस का प्रारंभ किया गया, उसका प्रमुख जो लक्ष्य था महिला शिक्षा में वृद्धि करना, महिलाओं को सुशिक्षित करना, यही लक्ष्य उनका था कि 1927 में अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य केवल महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि करना था। इसका ए विकल्प सही विकल्प होगा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर है इसका आगे 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से महिला मताधिकार की मांग के लिए लंदन जाने वाले शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? 44वां प्रश्न है, महिला मताधिकार की मांग के लिए लंदन जाने वाला जो शिष्टमंडल था, उसका नेतृत्व शिष्टमंडल में कौन किया था? तो सरोजिनी नायडू ने किया था। जो महिलाओं के मताधिकार की मांग की जा रही थी, तो लंदन में एक शिष्टमंडल जाकर के शिष्टमंडल गया था जिसका नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने किया था महिलाओं के मताधिकार की मांग को लेकर के। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन प्लान के संबंध में कौन सही नहीं है? 45वां प्रश्न है, इसका डी विकल्प सही विकल्प होगा। इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की गुंजाइश बताई थी। प्रश्न नंबर 46 है, किस राज्य में पंचायती राज को सर्वप्रथम लागू किया गया? किस राज्य में पंचायती राज को सबसे पहले, एक प्रश्न देखिए 46वां प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच नेहरू लियाकत समझौते पर किस समस्या को हल करने के लिए 1950 में हस्ताक्षर किए गए? वो कौन सी समस्या थी? 46वां प्रश्न देखें। वह थी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए 1950 में हस्ताक्षर किया गया नेहरू और लियाकत के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच लेकर के। तो इसका ए विकल्प सही होगा, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए। प्रश्न नंबर 47 है, किस राज्य में पंचायती राज को सबसे पहले लागू किया गया?
वो कौन सा राज्य था? 47वां प्रश्न देखें, वह था राजस्थान। इसका बी विकल्प सही विकल्प होगा। प्रश्न नंबर 48 देखें। प्रश्न नंबर 48 है, ब्लैक डेथ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न नंबर 48, खून चूसने वाले पिस्सू जो काले चूहों पर रहते थे, ब्लैक डेथ के फैलने के लिए जिम्मेदार थे। प्लेग को ब्लैक डेथ कहा जाता है क्योंकि इससे जानलेवा काली सूजन हो जाती है। सी, यह भयानक रोग 15वीं शताब्दी में एशिया से यूरोप में आया था। एशिया से यूरोप में 15वीं शताब्दी में आया था और लोगों का विचार था कि ईश्वर ने उनके पापों की सजा देने के लिए उस ब्लैक डेथ को भेजा है। इसका कौन सा कथन सही नहीं है? ये प्रश्न है। तो ये प्रश्न है, सही नहीं है सी, यह भयानक रोग 15वीं शताब्दी में एशिया से यूरोप में फैला था। ये तो गलत है। लेकिन और तीनों ए, बी और डी इस कथन सही है। प्रश्न नंबर 49, प्रश्न नंबर 49 है, नीचे दो कथन दिए जा रहे हैं जिसमें से प्रथम को अभिकथन और द्वितीय को तर्क। ए और आर, सभ्यता अपने सभी विविध पक्षों से इतिहास की विषय वस्तु बनती है और तर्क है इतिहास के प्रति ऐसा सांस्कृतिक दृष्टिकोण इसे सभ्यता की जीवनी बना देगा। उपरोक्त दो कथनों से प्रदत्त कूट से सही उत्तर कौन है? ए और आर दोनों सही है। आर एक की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों गलत हैं, लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। इसका जो सही विकल्प होगा ए और आर, सभ्यता अपने विविध पक्षों से इतिहास की विषय वस्तु बनती है और इतिहास के प्रति ऐसा सांस्कृतिक दृष्टिकोण इसे सभ्यता की जीवनी बना देगा। ए और आर कथन और तर्क दोनों सही है, लेकिन जो तर्क इसका है आर, वह ए अभिकथन की सही व्याख्या करता है। इसका ए विकल्प सही विकल्प होगा। आइए दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न 50वां प्रश्न है, पूर्वाग्रह और पक्षपात आलोचनात्मक दृष्टि को धुंधला करते हैं और आलोचनात्मक अन्वेषण को बाधित करते हैं। यह कथन किस मध्ययुगीन इतिहासकार का है? नीचे देखें, कुछ मध्ययुगीन इतिहासकारों के नाम हैं और पूछ रहा है कि कौन कहा था कि पूर्वाग्रह और पक्षपात आलोचनात्मक दृष्टि को धुंधला करते हैं और आलोचनात्मक अन्वेषण को बाधित भी करते हैं। अल-बर्नी कहा था, मिनहाज-उस-सिराज कहा था, इब्न खल्दून कहा था कि जियाउद्दीन बर्निन कहा था। 50वां प्रश्न का सही विकल्प होगा इब्न खल्दून। इब्न खल्दून ने कहा था कि पूर्वाग्रह और पक्षपात आलोचनात्मक दृष्टि से दृष्टि को धुंधला करते हैं और अन्वेषण को बाधित करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सब के लिए यह वीडियो बहुत ही उत्तम है। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें अपने दोस्तों में, ताकि जितने भी वीडियो इतिहास का डाला जाए, अनसॉल्व पेपर आपके सामने नेट, जेआरएफ, यूजीसी, केवीएस, एनवीएस, पीएससी तथा भिन्न भिन्न प्रकार के यूपी, टीजीटी, पीजीटी और आर्मी की परीक्षाओं में इतिहास से संबंधित जितने भी प्रश्न डाले जाएं, वह सब आपके लिए बहुत ही उत्तम सिद्ध हो।